इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स की बात चल रही है। इसमें हमने एसिम्प्टोटिक परफॉर्मेंस के बारे में जाना था। क्या देखा था हमने कि जो एसिम्प्टोटिक परफॉर्मेंस है, ये एसिम्प्टोटिक चीजें होती हैं। मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जब दो कर्व आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ चलते हैं, टच नहीं करते हैं, एक दूसरे का बाउंड होता है, परिधि होती है, उसे हम एसिम्प्टोटिक कहते हैं। और हमने जाना था कि परफॉर्मेंस क्या चीज होती है, एसिम्प्टोटिक परफॉर्मेंस, कि एल्गोरिथम कैसा बिहेव करेगा यदि जो प्रॉब्लम का साइज है, जो उसमें इनपुट देने वाले हैं हम, वो जब बड़ा हो जाए। तो वो दो चीजों पे हमने ध्यान दिया था कि एक तो रनिंग टाइम थे, कि एल्गोरिथम जब रन करेगा तो कितना समय लेगा और कितनी मेमोरी लेगा उस समय। हमने एक रैम मॉडल बोला था। देखिए, रैम मॉडल कुछ होता नहीं है, एक हमने एक आपके और मेरे, हम लोग ने एक चीजें तय कर ली है, कुछ चीजें तय कर ली हैं एक्चुअली, कि सारे जो मेमोरी हैं वो जब भी हम एक्सेस करेंगे वो सारे एक जैसे एक्सपेंसिव होंगे, सबको एक ही मेहनत लगेगी, कोई कॉन्करेंट ऑपरेशन नहीं चल रहे होंगे, जो कि ये सब चीजें प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम एक लेवल पे पहुंच जाए तो हम बता सकते हैं कि हमारा एल्गोरिथम किस लेवल का है, उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा है। जितने भी रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस होंगे वो यूनिट टाइम ले रहे हैं। इसके अलावा जो वर्ड साइज है, वर्ड, ये हार्डवेयर से रिलेटेड चीज है, वो हमारा कांस्टेंट है। तो रनिंग टाइम के बारे में मैंने बताया था आपको कि कितने बार जो आपके स्टेप्स हैं, और खास तौर पे अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो लूप या इटरेशंस होते हैं, उसी पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। हमने देखा था कि वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। हमने बेस्ट केस की बात ही नहीं की थी। हमारा ध्यान वर्स्ट केस पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो वर्स्ट केस है उसी से पता चलेगा कि एल्गोरिथम कितना खराब है और कितना अच्छा है। एक ये इंसर्शन सॉर्ट है, एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो सॉर्टिंग टेक्निक है, इस पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ये जो चीज लिखी हुई है, ये कैसे इंसर्शन सॉर्ट हो रहा है, इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, और वो नंबर्स जो है अपनी जगह इंसर्ट होंगे। इंसर्ट जैसे यहाँ पे डाला जाएगा, ये यहाँ पर डाल दिया जाएगा, तो इंसर्ट होंगे नंबर्स। तो इंसर्शन सॉर्ट एक तरीके की सॉर्टिंग है जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंबर्स को, आइटम्स को आपके बना देती है। तो हमारा मेन जो मुद्दा है, जो मसला है एक्चुअली, वो हमारा ये है कि हम जाने किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं एल्गोरिथम की। तो मान लीजिए हमारा एक एल्गोरिथम है, ये एक फंक्शन है बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट का। इसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर का लूप लगाएंगे 2 से लेकर n तक, मतलब n नंबर है तो 2 से लेकर n तक जाएंगे। जो नंबर है i वाला, उसको हम असाइन कर देंगे, चलिए हमारी ये की है। यानी होता क्या है इसमें कि एक नंबर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, और एक दो पॉइंटर लेते हैं की के हिसाब से, इनको देखते रहते हैं और देखते हैं इसे बड़ा है कि छोटा, और उसको इंसर्ट करते हैं। जो बड़ा छोटा दिखता है उसको सही जगह में इंसर्ट करते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा ये। तो की हमने ले लिया, की कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। जो हमारा ए आई है, जो ये पहला मेंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा बल्कि, और पहला जो हो जाएगा जो उससे जस्ट पहले वाला होगा, आई माइनस 1 कर दिया हमने। तो जो जिस भी लेवल पे चलेंगे, जे को उससे एक माइनस कर दिया, वाइल का लूप लगाया, वाई तब तक चलता रहेगा जब तक जे जो भी वैल्यू आई है वो 0 तक नहीं पहुंच जाए, 0 है उसके ऊपर। और ये ध्यान रखिएगा कि जो ए जे है, ये जो वैल्यू है, ये अगर बड़ी है इसकी वैल्यू से, और जे ग्रेटर देन 0, ये दोनों जब पॉसिबल होंगे, जब ये दोनों मीट होंगे, तभी ये चीज होगी। यानी कि ये स्वैपिंग है एक मेंबर की, ए जे प्लस 1, मतलब यहाँ का मेंबर यहाँ से स्वैप हो जाएगा, यानी अपनी जगह अदली बदली कर देंगे, फिर जे माइनस होता रहेगा और बार बार वाइल चलता रहेगा। अल्टीमेटली जो की है, जो भी निकल के आएगा, उसको हम ए जे प्लस 1 में असाइन कर देंगे। ए जे से शुरू किया, ए जे प्लस 1 को असाइन कर दिया। तो सबसे पहले सब चीजें एम्प्टी है हमारी इस एल्गोरिथम की। यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4, और ये सब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, यानी कि ये सॉर्टेड नहीं है। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आई को हम 2 वैल्यू देंगे, और फिर जे क्या हो जाएगा 2 - 1, यानी कि जे को वैल्यू मिल जाएगी 1। की जो है वो ए आई असाइन हो जाएगा, यानी कि अगर ए 2 है तो ए 2 कौन सा है 10, की को 2 वैल्यू मिल जाएगी, 10 वैल्यू मिल जाएगी। जे को एक कम कर देंगे, अब जे क्या हो जाएगा, जब जे को जो वैल्यू मिली है आई से एक कम कर देंगे उसको, और फिर ये चीज देखेंगे, और मतलब हम इसको, ये वाले को इससे मैच करा देंगे। तो ए जे हो गया तो इससे मैच कराएंगे, कम है कि बड़ा है कि छोटा है, और उसके बाद इसको अरेंज कर देंगे, यानी स्वैप कर देंगे, फिर जे को माइनस कर देंगे, एक कम कर देंगे और यहाँ पर असाइन कर देंगे। आपको मैं दोबारा अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इंसर्शन सॉर्ट पे ध्यान मत दीजिए, हमारा मेन है कि एल्गोरिथम एनालिसिस कैसे होने वाली है। ठीक, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, आई 2 हो गया, सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, जे एक कम हो गया, कि आपका 10 हो गया, क्योंकि ये वैल्यू आप ए आई असाइन करेंगे, आई आपका ए 2 जो है वो 10 है, जे एक माइनस कर दीजिए, यानी कि 1 माइनस, अब जे 1 ही, आई आपका 2 है, जे को 2 - 1 यानी कि 1 वैल्यू मिल जाएगी। जे ग्रेटर देन 0 है, हाँ अभी तो 1 है, अभी तो ग्रेटर देन 0 ही है। अब देखिए ए जे ग्रेटर देन की है कि नहीं। अब ए जे क्या है,
ए जे क्या है A1, तो क्या 1 2 से बड़ा है कि छोटा है? इसको इससे मैच करा लीजिए 10 को 30 से, तो हुआ क्या कि हमने देखा हाँ ये तो ए जे इससे बड़ा है, तो हम इसको स्वैप कर देंगे और एक वैल्यू कम कर देंगे। तो हुआ ये कि ए जे को 30 वैल्यू थी, ए जे प्लस 1 को हमने 30 वैल्यू स्वैप कर दी। फिर अगली बार जब ये दोबारा लूप चलेगा तो जे 0 हो जाएगा, क्योंकि जे इक्वल जे माइनस 1 था जे, तो जे 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर बाहर आ जाएंगे वाइल से, और की जो वैल्यू है 10 उसको हम जे प्लस 1 पे असाइन कर देंगे। ठीक, तो 30 वैल्यू यहाँ पर हमने असाइन कर दी। तो इस तरीके से एक एक स्टेप अगर हम करें, अगली बार फिर से चलाएंगे इसको। अब आई 2 है, जे 0 है, की 10 है, अभी कोई वैल्यू नहीं है। अब आई 3 हो गया, 2 के बाद तो 3 होगा, 2 3 4 तक चलेगा ये, 2 3 4 क्योंकि 4 वैल्यूज है, 2 से शुरू कर रहे हैं। 3 होगा तो जे को क्या वैल्यू मिल जाएगी 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो जे को हमने 2 दिया और फिर की 40 हो गया, क्योंकि जो वैल्यू है ये A3 अगर हम देखें तो की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। अब हमने देखा इन दोनों को मैच कराया, और फिर उसके बाद अगर ये मैच सही निकलता है तो ठीक है, नहीं तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ये हमारा इस बार नहीं चलेगा। फिर अगली बार आते हैं 4 पे, क्योंकि 2 3 4 बार चलेगा ना, 4 बार नहीं 2 3 4 3 बार चलेगा। की को वैल्यू जे को 2 है, की को 20 मिला। अब ये जो वैल्यूज माइनस करके या फिर ये मैच करके हम देखेंगे कि हाँ यहाँ हमारे पास कुछ अभी ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम इसको स्वैप कर देंगे, या बल्कि स्वैप क्या करेंगे, यहाँ पर 40 असाइन कर देंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू अभी अपनी जगह पे आ गई है। अब J3 है, अब J2 पहुंचेगा, यहाँ पर 2 पहुंचेगा, क्योंकि J को तो पूरा कंप्लीट करना है, यहाँ तक 0 तक जाना है। फिर यहाँ पर ये एक रिप्लेसमेंट हुआ और यहाँ 20 वैल्यू असाइन कर दिया आपने J प्लस 1 को। तो इस तरीके से हम एक लेवल पे आके जब देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी सारी सॉर्ट हो गई, यहाँ तक हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। उसका कारण ये है कि हम अभी तक एल्गोरिथम पे नहीं आए, हमने एक लूप चलाया, डेटा स्ट्रक्चर में आपने जरूर इंसर्शन सॉर्ट देखा होगा। अब आते हैं एक्चुअल आज के डिस्कशन पे कि इसकी प्री कंडीशन क्या होगी, दूसरा ये कितने बार लूप चलेगा, एग्जीक्यूट कितने बार होगा, ये कितने बार चलेगा, ये सब कितने बार चलेंगे ये देखना है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमने इंसर्शन सॉर्ट लिया, फॉर का लूप चल रहा है 2 से n, तो ये n बार चल रहा है, चाहे 1 से चलाएं चाहे आप 0 से चलाएं, ये कितने बार चलेगा, ये n टाइम्स चलेगा। तो हमने यहाँ पर एफर्ट इसका लिख दिया, जितना एफर्ट ये लगेगा यहाँ n लिख दिया, और C1 क्या किया, कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कांस्टेंट पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, कांस्टेंट हम आगे वैसे भी हटाने वाले हैं। हाँ, कांस्टेंट अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो गई तब आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम कांस्टेंट को हटाएंगे, केवल ये n जो इनपुट वैल्यू है, इनपुट नंबर्स है, उन पे ध्यान देंगे। अब ये इसके अंदर है तो कितने बार चलेगा, ये n-1 टाइम चलेगा, ये n बार है तो n-1 टाइम चलेगा, तो n-1 कर दिया, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर के अंदर ये लूप है, ये भी n-1 बार चलेगा। वाइल पे आ जाइए आप, वाइल का नहीं पता कितने बार चलेगा, क्योंकि ये रिप्लेस भी, ये कंडीशन कितने बार मीट करेगा उस पर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर टी लिख दिया, हमें पता नहीं है अभी, हमने टी लिख दिया और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर ये कितने बार चलेगा हमको पता नहीं, हमने टी टाइम लिख दिया, तो ये ये कितने बार चल रहा है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, और फॉर के अंदर ये भी यहाँ से यहाँ तक भी तो एक इंस्ट्रक्शन है, वाइल भी तो एक पूरा एक इंस्ट्रक्शन है, एक पूरा एक कंस्ट्रक्ट है किसके अंदर, फॉर के अंदर। तो ये n-1, ये n-1, तो ये भी n-1 चलेगा। तो अल्टीमेटली ये कितने बार चलेंगे, t माइनस n-1। तो t जो हमने टाइम माना था इसका, उसको हम n-1 से घटा देंगे, तो t n-1 ये भी और ये भी, और क्योंकि अब बाहर आ गए हम लूप से, वाइल के फॉर के अंदर है, तो ये अगेन n-1 बार चलेगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो ब्रेसेस है इनको हमने 0 असाइन किया, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया था कुछ इंस्ट्रक्शन जो काम कर ही नहीं रहे। अब ये जो टी दिया है ये किस तरीके से चलेगा, पहली बार चाहे रिप्लेस होगा चाहे नहीं रिप्लेस होगा, उस हिसाब से T2 से लेकर, क्योंकि 2 से शुरू हुआ है और T4 तक जाएगा, ये हमने Tn लिख दिया, जनरलाइज कर दिया इसको। तो ये वाइल एक्सप्रेशन कितने बार इवेल्युएट करेगा हर एक आई इटरेशन के लिए, इसलिए हमने T को T1 प्लस T2 प्लस Tn लिख दिया। अब एनालाइज करते हैं इनको। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने अभी ये सब एफर्ट लिखे थे, इतना ही तो समय लग रहा है, तो इन सबको जोड़ दिया, यहाँ से C1 से लेकर यहाँ तक C7 तक, n को अलग कर लीजिए, t को अलग कर लीजिए, तो t प्लस n प्लस कोई कांस्टेंट, यहाँ पर 1 हम लिख सकते हैं, 1 इंटू। तो अल्टीमेटली ये t क्या है, ये t बेस्ट केस इसका क्या होगा, अगर आपका पूरा का पूरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तब तो t n जो है वो लीनियर फंक्शन हो जाएगा, तो चलेगा ही नहीं, एक ही बार चलेगा। और अगर हम सारे के सारे ऐसे ऑर्डर में है कि हर बार आपको रिप्लेसमेंट करना पड़े, हर बार वाइल के अंदर जाके आपको स्वैपिंग करनी पड़े, तो वर्स्ट केस हो जाएगा। तो हम इसको i बना देंगे, टी आई एक बार 1, टी आई एक बार i, तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। हाँ एक चीज और, एवरेज केस क्या होगा इसका, इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। तो हो ये क्या, हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि जब हम ये कर रहे हैं यहां तक इस तक,
तो हमने ये देखा कि हमने कुछ n यहाँ इंक्लूड किया, n-1 इंक्लूड किया। ये n जो है ये इनपुट है, नंबर ऑफ इनपुट्स है। तो अब सवाल आता है कि हम क्या चीज इंक्लूड करेंगे, क्या चीज नहीं इंक्लूड करेंगे। तो एक्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट जैसे हमने जो ब्रेसेस थे वो हमने हटा दिए, और जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो हमको देखना है कि ये ग्रोथ n के साथ जो इनपुट है उसके साथ ये फंक्शन या ये रनिंग टाइम ये कैसे ग्रो कर रहा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होगा वही काउंट होगा, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ही काउंट होगा, क्योंकि हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कर रहे हैं। इनपुट साइज जैसे बढ़ेगा तो जो हायर ऑर्डर है वो डोमिनेट करेंगे। यानी कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया, देखिएगा n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n। अगर मान लीजिए ये फंक्शन, ये हमारा जो पिछला इंसर्शन शॉर्ट था वो इसको फॉलो करता है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लो, तो जितना भी n दें हम, n और n स्क्वायर के बारे में अगर बात करें तो n क्यूब से हमेशा छोटे रहेंगे। आप देखिए अगर 2 लीजिए और 2 क्यूब करिए तो क्या बनेगा 8। अगर आप 2 ले उसका स्क्वायर बनेंगे तो कितना बनेगा 4। तो 4 और 8 तो कंपेरेबल ही नहीं है, 8 हो जाएगा। अब बड़ी वैल्यू डाल के देखिए आप, तो ये n स्क्वायर के सामने बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी को लेंगे। तो अपर बाउंड नोटेशन अब यहाँ पर आता है इंसर्शन सॉर्ट। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि ये इसका रन टाइम है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, तो रन टाइम इसका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इसका मतलब हम जो ऑर्डर लगा रहे हैं वो बिग O है, मैं इसको बिग O बोलूंगा। जनरल फंक्शन इसका ये है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए कि fn इज ऑर्डर ऑफ gn इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट c in n0 such that fn is always less than equal to, ध्यान दीजिएगा ये लेस देन इक्वल टू है cgn फॉर ऑल n greater than equal to n0। फॉर्मली ऐसे लिखा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ gn होगा fn फॉर ऑल पॉजिटिव कांस्टेंट्स और देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट c in n0 such that fn is less than equal to cgn for all n greater than equal to n0। यदि कोई एल्गोरिथम या इस केस में इंसर्शन सॉर्ट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है तो उसको किस तरीके से प्रूव करेंगे। मान लीजिए कोई भी, किसी को भी ले लीजिए आप, कोई भी एल्गोरिथम, और उसको अगर हम सरसरी निगाह में देखना चाहें तो रन टाइम मान लीजिए a स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी है, कोई भी ABC हो सकता है जो लेस देन 0। इफ एनी ऑफ ABC आर लेस देन 0 तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस द कॉन्स्टेंट्स, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू से इसको रिप्लेस कर दीजिए। यानी कि a प्लस बी प्लस सी, और हमेशा जब हम इसकी जगह a की जगह a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी रख देंगे तो हमेशा ये जो चीज़ है ये इससे कम होगी। यानी कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 3a प्लस बी प्लस सी n स्क्वायर आ गया। ये क्यों n स्क्वायर आ गया, क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी मैं इसमें n जोड़ूं या ये जोड़ूं, जो असली बात है लेस देन इक्वल टू वो इस पर डिपेंडेंट है। इसीलिए अगर मैं इसको c डैश कर दूं या कोई भी कांस्टेंट कर दूं तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बनेगा। तो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है कि इसका बाउंड n स्क्वायर है। अब आपका इसमें एक सवाल उठना लाजमी है कि आप इसको n स्क्वायर ही क्यों कह रहे हैं, ये n क्यूब क्यों नहीं हो सकता, अपर बाउंड तो n क्यूब भी हो सकता है, और n क्यों नहीं है। तो उसके लिए कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री k है, जैसे इस केस में इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो इसका ऑर्डर ये होता है देखो, अगर देखा जाए तो इसका इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ n टू द पावर k है। तो पिछले केस में ये n स्क्वायर था। अगर इसको प्रूव करना चाहें तो अगर एक फंक्शन fn माने और हम हर ai इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो ये fn हमेशा इससे कम होगा जैसे हमने पहले देखा, और ये हमेशा कम होगा अपने दूसरे वैल्यू से जो नेक्स्ट आने वाला है। तो अल्टीमेटली जो लास्ट होगा वो ये होगा c इंटू n टू द पावर k। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री अगर k है तो ये हमेशा इससे कम रहेगा। कोई भी आप कोई भी वेरिएशन देख लें वो एक जो कर्व है उससे नीचे ही रहेगा। और लोअर बाउंड क्या हो फिर, ये तो अपर बाउंड की बात हो गई। लोअर बाउंड क्या है, तो लोअर बाउंड को हम ऐसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो cgn है यानी कि gn फंक्शन है वो 0 और fn के बीच में लाई कर रहा है, किसी भी n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। अगर मैं इसको दोनों को बताऊं आपको, लोअर बैंड पहले एक और ले लेते हैं, इसके आगे भी एक आने वाला है, वो तीनों को एक साथ बताता हूं आपको। जैसे एक प्रूफ देखिए कि रन टाइम अगर an प्लस बी है तो आप देखिए an तो हमेशा an प्लस बी से कम रहेगा ही अगर a और b पॉजिटिव है, बस इसीलिए ये हम आराम से प्रूव कर सकते हैं कि ये ओमेगा n लोअर बाउंड होगा। अगर आप कहते हैं कि बीच की बात भी करिए, जिसको हम एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड कहते हैं, ऊपर नीचे की वैल्यू के जो बाउंड्स है वो टाइट कर दिया आपने, तो उसके लिए थीटा जीएन आता है। अब ये क्या कहता है, थीटा जीएन कहता है कि किसी भी कांस्टेंट C1 C2 के लिए ये जो फंक्शन है आपका, ये इस और इन C1 और C2 पे डिपेंडेंट जीएन को मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही रहेगा, इससे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो
इसको मैं आपको थोड़ा तफसील से बताता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए आपका ये फंक्शन है। इसका अपर बाउंड मतलब ऑर्डर में ये कह रहा हूँ, इसका लोअर बाउंड ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये फंक्शन है, इसके नीचे भी और ऊपर भी फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, लेकिन अमूमन ये फंक्शन ही होते हैं। तो ये अपर बाउंड हो गया, ये लोअर बाउंड हो गया। अब जब आप लेस देन इक्वल टू कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी टचिंग वाली पोजीशन भी आ जाएगी, कभी भी ये नीचे नहीं जाएगा, कहीं भी ये इसके नीचे नहीं जाएगा, हमेशा ये इसके ऐसे ऊपर ही रहेगा। दूसरा ये जो नीचे वाला है, ये भी क्योंकि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसको टच कर जाएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा, ये इसके नीचे ही रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक अपर बाउंड हो गया, एक लोअर बाउंड हो गया, और जब दोनों बाउंड आपने फिक्स कर दिए तो ये थीटा हो गया, तो ये आपका ओमेगा हो गया, ये थीटा वीवो हो गया, ये नीचे वाला आपका ओमेगा हो गया, बीच वाला आपका थीटा हो गया। तो अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि अगर हम प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी जानना चाहें तो अलग अलग ये फंक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, n log n n स्क्वायर n क्यूब 2 to the power n, कई लोग इसको देख के थोड़ा सा एस्टॉनिश जरूर होंगे कि ये क्या बात हुई, ये कैसे ऊपर निकल गया, क्या चीज है ये, n क्यूब 2 to the power n के ऊपर कैसे निकल गया। लेकिन अभी इसको हम छोड़ते हैं। यहाँ देखिए, ये जो log n है ये सबसे कम है, तो अगर आप किसी तरीके से अपने एल्गोरिथम को log n पे ले आए, कांस्टेंट टाइम पे ले आए तो बहुत अच्छी बात है, log n पे ले आए तो फिर तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, आपका एल्गोरिथम बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये बात हुई 250 केवल नंबर्स इसमें दिए गए, जो इनपुट साइज है 250 का है। चलिए बढ़ते हैं 500 पे आगे, ये इसके करीब जा रहा है, बढ़ते हैं 1000 पे, ये इसके करीब पहुंच गया, बाकी और नीचे आ गए, ये देखिए और नीचे आ गया। आप 5000 पे पहुंच जाइए, इसने इसको क्रॉस कर दिया, 1000 पे क्रॉस कर दिया। अब आपका ये जब नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो 2 to the power n बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, यानी कि अगर आपका कॉम्प्लेक्सिटी 2 to the power n आ रही है आपके एल्गोरिथम की, तो आपका एल्गोरिथम कतई अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ये सब वैल्यू में आता है तो ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये वाला कम वेरी करता है, जिसे हम किसको कलर से दिखा रहे हैं, n स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं log n पे आए और उससे नीचे आए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। हमने देखा कि जब 3 चीजें बताई आपको, एक अपर बाउंड, एक लोअर बाउंड, तो जब इससे इक्वल हो गया तो बिगो हो गया, जब इसके इक्वल हो गया तो नीचे वाला आपका एक ओमेगा हो गया, बीच वाला थीटा हो गया। अगर आपने कहा कि ये और ये दोनों एसिम्प्टोटिक टाइम बाउंड्स हो गए, लेकिन हमेशा अगर ये कम ही रहे, कभी इक्वल ना हो, तो हम इसे स्मॉल ओ कहेंगे। अगर ये बीच में रहे, ये इससे बड़ा रहे लेकिन कभी भी इसे छुए ना, इक्वल वाला कभी नहीं आए, तो आपका ये बन जाएगा ओमेगा, स्मॉल ओमेगा। तो यानी कि स्मॉल और बिग में अंतर ये है कि एक आपका इक्वालिटी भी कंसिडर करता है, यहाँ पर भी आप देखिए ओमेगा इक्वालिटी कंसिडर करता है, और ये तो इक्वल के बराबर ही है। तो ये हमने आज बात की एसिम्प्टोटिक परफॉर्मेंस की, कौन सा एल्गोरिथम आपका अच्छा होगा, क्यों अच्छा होगा। इंसर्शन सॉर्ट का भी हमने थोड़ा सा एनालिसिस की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आगे अभी बहुत कुछ बाकी है।